जय हिंद साथियों। तो घटना चक्र के इस सीरीज में आज 1857 की क्रांति को देखेंगे और यहाँ से आपका कोई भी एग्जाम होगा, एक दो क्वेश्चन देखने को मिलता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है और इसमें जो भी पीवाईक्यू जो स्टेट पीसीएस हुआ है उसका क्वेश्चन है, तो उसी में सबसे पहले नोट्स देख लेंगे, फिर एक एक करके क्वेश्चन देख लेंगे। तो नोट्स देखिए। दिसंबर 1856 में सरकार ने पुराने लोहे वाली बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पर नवीन एनफील्ड राइफल के प्रयोग का निर्णय लिया। इसका प्रशिक्षण दमदम, अंबाला और सियालकोट में दिया जाना था। इस नई राइफल में कारतूस के ऊपरी भाग को मुंह से काटना पड़ता था। जनवरी 1857 में बंगाल में यह अफवाह फैल गई कि चर्बी वाले कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी मिली हुई है। सैनिक अधिकारियों ने इस अफवाह की जांच किए बिना तुरंत इसका खंडन कर दिया, किंतु सैनिकों को विश्वास हो गया कि चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग उनके धर्म को भ्रष्ट करने की एक निश्चित प्रयत्न है। यही भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का या 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण बना था। 29 मार्च 1857 ईस्वी को बैरकपुर में सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया और एक सैनिक मंगल पांडे ने अपने एक एजुडेंट जो इसका सीनियर था उस पर हमला कर उसकी हत्या कर दी। अंग्रेज द्वारा 34वीं बंगाल एनआई यानी नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट भंग कर दी गई और अपराधियों को दंड दिया गया। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण ब्रिटिश शासन की घिनौनी नीतियां थी, जिनसे तंग आकर अंततः विद्रोह का ज्वालामुखी फूट पड़ा। एंग्लो इंडियन इतिहासकारों ने सैनिक असंतोषों तथा चर्बी वाले कारतूसों को ही 1857 के महान विद्रोह का सबसे मुख्य तथा महत्वपूर्ण कारण बताया है, परंतु आधुनिक भारतीय इतिहासकारों ने यह सिद्ध कर दिया है कि चर्बी वाले कारतूस ही इस विद्रोह का एकमात्र कारण अथवा सबसे प्रमुख कारण नहीं था। चर्बी वाले कारतूस और सैनिकों का विद्रोह तो केवल एक चिंगारी थी, जिनसे उन समस्त विस्फोटक पदार्थों में जो राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक कारणों से एकत्रित हुए थे, आग लगा दी और जिसने दावानल का रूप धारण कर लिया। यानी कि राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सभी कारणों मिलकर के एक बड़ा सा ज्वालामुखी का रूप ले लिया, जिनसे यह 1857 की क्रांति हुई। 1857 की क्रांति का प्रारंभ 10 मई को मेरठ से हुआ था। यहाँ की तीसरी बंगाल लाइट कैवलरी या तीसरी बंगाल नेटिव कैवलरी रेजिमेंट के सैनिकों ने चर्बी युक्त कारतूसों को छूने से इनकार कर दिया था तथा खुलेआम बगावत कर दी, अपने अधिकारियों पर गोली चलाई तथा अपने साथियों को मुक्त करवाकर वे लोग दिल्ली की ओर चल पड़े। मेजर जनरल विलियम हेविट के पास 2200 यूरोपीय सैनिक थे, परंतु उसने इस तूफान को रोकने का कोई प्रयास नहीं किया। विद्रोहियों ने 12 मई 1857 ईस्वी को दिल्ली पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना पहली घटना थी। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक कमल और रोटी या कमल या चपाती कहता है जो था। बरेली में रुहेलखंड के भूतपूर्व शासक के उत्तराधिकारी खान बहादुर ने 1857 के विद्रोह की रहनुमाई की, यानी कि अगुवाई की। बरेली से मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय ने उन्हें वायसराय के पद पर नियुक्त किया था। रानी लक्ष्मीबाई, मूल नाम इसका मणिकर्णिका, का जन्म 19 नवंबर 1835 ईस्वी को गोलघर में हुआ था।
जो वर्तमान में वाराणसी में है। यानी कि लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी के गोलघर में 19 नवंबर 1835 ईस्वी को हुआ था। उनके पिता यानी लक्ष्मीबाई के पिता का मनरोपरांत झांसी महाराजा गंगाधर राव के दरबार में हो गए। उस समय लक्ष्मीबाई की उम्र 13 वर्ष थी, यानी इसके पिता 13 वर्ष की उम्र में मर गया है। सॉरी, लक्ष्मीबाई जब 13 वर्ष की थी तो इसका जो पिताजी मर गए थे। लगभग 14 वर्ष की उम्र में उनका विवाह झांसी के महाराजा गंगाधर राव के साथ हुआ। इनकी मृत्यु ग्वालियर में हुई थी। ग्वालियर में ही महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थित है। रानी लक्ष्मीबाई झांसी के अंतिम मराठा राजा गंगाधर राव की विधवा थी। जब किसी उत्तराधिकारी के अभाव में राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई तो डलहौजी ने व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत 1854 ईस्वी में झांसी का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया। झांसी में जून 1857 ईस्वी में रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में विद्रोह का श्री गणेश हुआ, यानी प्रारंभ हुआ। अंग्रेज जनरल ह्यूरोज से लड़ते हुए 18 जून 1858 ईस्वी को वे वीरगति को प्राप्त हुई। रानी की मृत्यु पर ह्यूरोज ने कहा था, भारतीय विद्रोहियों में यहाँ सोई हुई औरत अकेली मर्द है। ये बहुत ही विविध पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा। लखनऊ अवध में विद्रोह का प्रारंभ 30 मई 1857 ईस्वी को हुआ। विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया लखनऊ से। उन्होंने अपने अल्पवयस्क बेटे ब्रिजेश कादिर को नवाब घोषित किया तथा प्रशासन की बागडोर अपने हाथ में ले ली। अंत में 21 मार्च 1858 ईस्वी को कैंपबेल ने गोरखा रेजिमेंट की सहायता से लखनऊ पर पुनः अधिकार कर लिया। कानपुर में 5 जून 1857 ईस्वी को नाना साहब, यानी नाना साहब का मूल नाम था धोंधो पंत को, पेशवा मानकर स्वतंत्रता की घोषणा की गई। नाना साहब को सेनापति कमांडर इन चीफ तात्या टोपे से बहुत सहायता मिली थी। अजीमुल्ला खान नाना साहब के सलाहकार थे। इन्होंने नाना साहब के सचिव के रूप में भी कार्य किया था। इन्हें क्रांति दूत के नाम से भी जाना जाता है। तात्या टोपे 1814 से 1859 ईस्वी को रामचंद्र पांडुरंग के नाम से भी जाना जाता है, यानी तात्या टोपे का मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग था। वे 1857 के भारतीय विद्रोह के प्रमुख नेता थे। इनका जन्म महाराष्ट्र में येवाला गांव में हुआ था। उनके एक विश्वसनीय मित्र मान सिंह ने उन्हें धोखा देकर उस समय पकड़वा दिया जब वे पारो के जंगलों में अपने कैंप में शयन कर रहे थे। यहाँ से उन्हें पकड़कर शिवपुरी लाया गया और सैनिक अदालत में 18 अप्रैल 1859 ईस्वी को फांसी दे दी गई। 1857 ईस्वी में जगदीशपुर में विद्रोह की अगुवाई करने वाले कुंवर सिंह बिहार के शाहाबाद क्षेत्र के जगदीशपुर वर्तमान भोजपुर जिले में स्थित से संबंधित थे। यानी कुंवर सिंह जो है भोजपुर जिला से संबंधित है, जगदीशपुर से। असम में 1857 की क्रांति के समय वहां के दीवान मनीराम दत्त थे। वहां के अंतिम राजा के पुत्र कंद पेशवर सिंह को राजा घोषित करके विद्रोह की शुरुआत की, परंतु शीघ्र ही विद्रोह का दमन करके मनीराम को फांसी दे दी गई। औवा के ठाकुर कुशल सिंह ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों और जोधपुर के संयुक्त सेना को पराजित किया था। मौलवी अहमदुल्लाह शाह ने फैजाबाद अब की अयोध्या में 1857 के विद्रोह को अपना नेतृत्व प्रदान किया। ये अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन थे। वह तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी के चीनापटन के रहने वाले थे। बाद में वह फैजाबाद अयोध्या में आकर बस गए थे। उन्होंने भारत के विभिन्न धर्मानुयायियों का आह्वान करते हुए कहा था कि सारे लोग काफिर अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हो जाओ और उन्हें भारत से बाहर खदेड़ दो। इनके बारे में अंग्रेजों ने कहा कि वह अदम्य साहस के गुणों से परिपूर्ण और दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति तथा विद्रोहियों में सर्वोत्तम सैनिक हैं। इनकी गिरफ्तारी के लिए ब्रिटिश सरकार ने 50,000 रुपया का इनाम रखा था। 1857 के विद्रोह को मिर्जा गालिब ने स्वयं अपनी आंखों से देखा था। इनका जन्म 27 दिसंबर
1797 ईस्वी को आगरा में और मृत्यु 15 फरवरी 1869 ईस्वी को दिल्ली में हुई थी। 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष में ग्वालियर के सिंधिया ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी। यूरोपीय इतिहासकारों ने ग्वालियर के मंत्री पर सर दिनकर राव और हैदराबाद के मंत्री सलार जंग की राजभक्ति की बहुत सराहना की है। संकट के समय कैनिंग ने कहा था कि यदि सिंधिया भी विद्रोह में सम्मिलित हो जाए तो मुझे कल ही बिस्तर गोल करना होगा। 1857 का विद्रोह बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था और इसे जनता का व्यापक समर्थन प्राप्त था। फिर भी पूरे देश को या भारतीय समाज के सभी अंगों का तथा वर्गों को यह अपनी लपेट में नहीं ले सका। यह दक्षिणी भारत तथा पूर्वी और पश्चिमी भारत के अधिकांश भागों में नहीं फैल सका। ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निजाम, जोधपुर के राजा, भोपाल के नवाब, पटियाला, नाभा और जिंद के सिख शासक एवं पंजाब के दूसरे सिख सरदार, कश्मीर के महाराजा तथा दूसरे अनेक सरदारों और बड़े जमींदारों ने विद्रोह को कुचलने में अंग्रेज की सक्रिय सहायता की। नहीं तो अंग्रेज को भारत छोड़ना पड़ता 1857 के समय। गवर्नर जनरल कैनिंग ने बाद में टिप्पणी की कि इन शासकों तथा सरदारों ने तूफान के आगे बांध तरंगरोधक की तरह काम किया, वरना यह तूफान एक ही लहर में हमें बहा ले जाता। 1857 के विद्रोह में शिक्षित वर्ग ने कोई रुचि नहीं ली, जो इस महासमर की असफलता का प्रमुख कारणों में से एक है। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग 1856 से 62 ईस्वी तक था। विद्रोह के समय लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। लॉर्ड कैनिंग भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का पहला वायसराय था। न्यायिक सुधारों के अंतर्गत कैनिंग ने इंडियन हाईकोर्ट एक्ट 1861 द्वारा बंबई, कलकत्ता तथा मद्रास में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की। सामाजिक सुधारों के अंतर्गत हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 कैनिंग के समय ही पारित हुआ था। 1857 के सिपाही विद्रोह को भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से तथा ब्रिटेन में इंडियन म्यूटिनी के नाम से अभिहित किया जाता है। 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में लेफ्टिनेंट जनरल सर जॉन बेनेट हेड से कमांडिंग ऑफिसर थे। जिस समय भारत में 1857 की क्रांति हुई, विस्काउंट पामर्सन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। इनका कार्यकाल 1855 से 1858 ईस्वी तथा 1859 से 1865 ईस्वी तक था। 1857 ईस्वी के विद्रोह की असफलता का मुख्य कारण किसी सामान्य योजना एवं केंद्रीय संगठन की कमी थी। विद्रोहियों के नेताओं में कोई संगठन की भावना देखने में नहीं आई। उनके पास किसी सुनियोजित कार्यक्रम का पूर्ण अभाव था। उनमें अनुशासन की कमी भी थी। कभी कभी तो वे अनुशासित सेना के बजाय दंगाई भीड़ की तरह व्यवहार करते थे। उनके पास एक भविष्योन्मुख कार्यक्रम, सुसंगत विचारधारा, राजनीति परिप्रेक्ष्य या भावी समाज और अर्थव्यवस्था के प्रति एक स्पष्ट दृष्टिकोण का अभाव था। 14 सितंबर 1857 ईस्वी को अंग्रेजों द्वारा दिल्ली पर अधिकार करने का क्रम में ब्रिगेडियर जनरल जॉन निकलसन घायल हुआ और 23 सितंबर 1857 को उसकी मृत्यु हुई थी। निकलसन की मृत्यु 23 सितंबर 1857 को हुई थी, दिल्ली में लड़ाई के समय। लखनऊ में 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेज रेजिडेंसी की रक्षा करते हुए सर हेनरी मॉन्टगोमरी लॉरेंस, मेजर जनरल हेवलॉक तथा ब्रिगेडियर जनरल नील की मृत्यु हुई थी। सर जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर ने 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम
बताया है। हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया जेम्स ऑटरम एवं डब्ल्यू टेलर ने। ऑटरम का विचार था कि यह मुस्लिम षड्यंत्र था जिससे हिंदू शिकायतों का लाभ उठाया गया। जॉन लॉरेंस और सीले के अनुसार यह केवल सैनिक विद्रोह था। टी.आर. होम्स के अनुसार यह बर्बरता और सभ्यता के बीच का युद्ध था। बी.डी. सावरकर ने अपनी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में इस विद्रोह को सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी। उन्होंने इसे स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। 1857 के भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार सुरेंद्र नाथ सेन एस.एन. सेन थे, जिनकी पुस्तक 1857 यानी 1957 में प्रकाशित हुई थी। सर सैयद अहमद खान द्वारा लिखित पुस्तक असबाब ए बगावत ए हिंद 1859 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, जिसमें 1857 ईस्वी के विद्रोह के कारणों की चर्चा की गई थी। भारत सरकार द्वारा आर.सी. मजूमदार को 1857 के विद्रोह का इतिहास लिखने के लिए नियुक्त किया गया था, परंतु सरकारी समिति से अनबन होने के कारण उन्होंने यह कार्य करने से इनकार कर दिया तथा अपनी पुस्तक द एस्क्वाय म्यूटनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 को स्वतंत्र रूप से वर्ष 1957 में प्रकाशित किया। मजूमदार ने ही 1857 के विद्रोह को तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम कहा था। यानी कि आर.सी. मजूमदार ने कहा तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, उसका ये कहना था। 1857 के विद्रोह का सबसे प्रमुख या महत्वपूर्ण परिणाम महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा थी। यह उद्घोषणा 1 नवंबर 1858 ईस्वी को इलाहाबाद में हुए दरबार में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा उद्घोषित की गई। इसमें भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर भारत का शासन सीधे क्राउन के अधीन कर दिया गया। इस उद्घोषणा में भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार पर रोक, लोगों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, एक समान कानूनी सुरक्षा सबको उपलब्ध कराना आदि शामिल थे। भारतीय रजवाड़ों के प्रति विजय और विलय की नीति का परित्याग कर दिया गया और सरकार ने राजाओं को गोद लेने की अनुमति प्रदान की। तथापि अन्य आश्वासन ब्रिटिश शासन द्वारा पूरा नहीं किया जा सका। 1857 के विद्रोह के दमन के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय फौज के नए गठन के लिए जुलाई 1858 ईस्वी में मेजर जनरल जोनाथन पील की अध्यक्षता में एक रॉयल कमीशन या पील आयोग का गठन किया गया, जिसने सेना के रेजिमेंटों को जाति, समुदाय और धर्म के आधार पर विभाजित किया। यूरोपीय सैनिकों की संख्या जो 1857 से पूर्व 45,000 थी, अब 65,000 कर दी गई तथा भारतीय सैनिकों की संख्या 2,38,000 से घटाकर 1,40,000 कर दी गई। बंगाल में यूरोपीय सैनिकों का भारतीय सैनिकों से 1:2 रखा गया बंगाल में, जबकि मद्रास तथा बंबई में यह अनुपात 1:3 रखा गया। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन गोरखा, सिख, पंजाब के उत्तर प्रांत से किया। अब हम प्रश्न देखेंगे। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? इसका आंसर होगा दिसंबर 1856 ईस्वी। दिसंबर 1856 ईस्वी में सरकार ने पुराने लोहे वाली बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पर नवीन एनफील्ड राइफल के प्रयोग का निर्णय लिया। इसका प्रशिक्षण दमदम, अंबाला और सियालकोट में दिया जाना था। इस नई राइफल में कारतूस के ऊपरी भाग को मुंह से काटना पड़ता था। जनवरी 1857 में बंगाल सेना में यह अफवाह फैल गई कि चर्बी वाले कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी है। सैनिक अधिकारियों ने इस अफवाह की जांच किए बिना तुरंत इसका खंडन कर दिया, किंतु सैनिकों को विश्वास हो गया कि चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग उनके धर्म भ्रष्ट करने का एक निश्चित
प्रयत्न है। यही भारत की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का कारण बना था। 2 नंबर क्वेश्चन है, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था? तो यह है भारत का आर्थिक शोषण, सॉरी, अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। 3 नंबर क्वेश्चन है, मंगल पांडे की घटना हुई थी बैरकपुर में 29 मार्च 1857 ईस्वी को। बैरकपुर में सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया और एक सैनिक मंगल पांडे ने अपने एजुटेंट पर हमला कर उसकी हत्या कर दी। 4 नंबर क्वेश्चन है, मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे, यानी सैनिकों से? तो यह है बैरकपुर। 5 नंबर क्वेश्चन है, मंगल पांडे सिपाही था, तो यह है 34 नेटिव इंटीफीड। 6 नंबर क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? तो यह है वक्त खां। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह द्वितीय ने बख्त खां को साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था। बख्त खान एक पख्तून था। ईस्ट इंडिया कंपनी में वह सूबेदार के पद पर था तथा कंपनी की ओर से उसने प्रथम अंग्रेज अफगान युद्ध में भाग लिया था। बहादुर शाह द्वितीय ने अपने बड़े पुत्र मिर्जा मुगल अथवा मिर्जा जहरुद्दीन को मुख्य सेनापति घोषित किया, किंतु विद्रोह में वास्तविक नेतृत्व बख्त खान के पास था। 7 नंबर क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? यह ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। 1857 की क्रांति के प्रमुख कारण ब्रिटिश साम्राज्य की घिनौनी नीतियां, जिनसे तंग आकर अंततः विद्रोह का ज्वालामुखी फूट पड़ा। 8 नंबर क्वेश्चन है, लंदन से प्रकाशित होने वाली समाचार पत्र टाइम्स के संवाददाता कौन थे, जिन्होंने लिखा था उत्तरी भारत में गोरे आदमी की गाड़ी को कोई भी मित्रतापूर्ण दृष्टि से नहीं देखता है? तो यह है W.H. रसेल। 1857 ईस्वी में लंदन से प्रकाशित दी टाइम्स समाचार पत्र में W.H. रसेल ने लिखा था कि उत्तर भारत में गोरे आदमी की गाड़ी को कोई भी मित्रतापूर्ण दृष्टि से नहीं देखता है। 9 नंबर क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहां से प्रारंभ हुई थी? यह है मेरठ से। 1857 की क्रांति का प्रारंभ 10 मई को मेरठ से हुआ था, जहां यहाँ की तीसरी बंगाल लाइट कैवलरी तीसरी बंगाल नेटिव कैवलरी रेजिमेंट के सैनिकों ने चर्बी युक्त कारतूसों को छूने से इनकार कर दिया तथा खुलेआम बगावत कर दी। 10 नंबर क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहां से प्रारंभ हुई? तो यह है मेरठ से। 11 नंबर क्वेश्चन है, 1857 के क्रांति के संग्राम 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी। इसका आंसर सी है, सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। 11 मई 1857 को दिल्ली में मेरठ से आए सिपाहियों के दस्ते ने मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय से यह अपील की थी कि सम्राट इन सिपाहियों का नेतृत्व स्वीकार करे। इस प्रकार सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना पहली घटना थी। कानपुर में नाना साहब ने 5 जून 1857 ईस्वी का विद्रोह किया। बेगम हजरत महल ने 30 मई 1857 ईस्वी को प्रारंभ अवध या लखनऊ के विद्रोह का नेतृत्व किया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने जून 1857 में विद्रोह किया तथा वे 18 जून 1858 ईस्वी को शहीद हो गई। 12 नंबर क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के 2 महान नेता कौन थे जो बचकर नेपाल चले गए? ये है नाना साहब एवं बेगम हजरत महल। 1857 के विद्रोह के दौरान नाना साहब और बेगम हजरत महल ने ब्रिटिश शासन का विरोध करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नाना साहब ने कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था, किंतु जब ब्रिटिश सेना ने कानपुर पर पुनः कब्जा कर लिया तो 1859 ईस्वी में वे नेपाल की ओर भाग गए। हालांकि उनके अंतिम समय के विषय में स्पष्ट जानकारी का अभाव है। जहां कुछ स्रोतों के अनुसार उनकी मृत्यु नेपाल में हुई थी, वहीं कुछ स्रोतों का मानना है कि वे छिपकर जीवित रहे। अवध के अब्दस्त नवाब वाजिद अली शाह की बेगम हजरत महल ने
अपने अल्पवयस्क पुत्र बिरजिस कादिर को नवाब घोषित कर अवध यानी लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। किंतु जब 1858 ईस्वी में ब्रिटिश सेना ने लखनऊ पर फिर से कब्जा कर लिया तो वे नेपाल भाग गई। वहां उनकी मृत्यु 1879 ईस्वी में हो गया। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? तो नहीं था तो इनमें से एक से अधिक, भत्ते की रोकथाम, ये सब नहीं था। जहाज पर यात्रा करने के सिपाहियों का आदेश, ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनी के अधिकारियों के प्रयास, जहाज पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों का आदेश तथा डाक आदि भक्तों की रोकथाम आदि कारक ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने के कारण बने, जिसकी परिणति 1857 की क्रांति के रूप में हुई। ध्यातव्य है कि अधिकारियों की अक्षमता इसका कारण नहीं था, यद्यपि अधिकारियों द्वारा किए गए दुर्व्यवहार ने अवश्य इसे भड़काया था। 14 नंबर क्वेश्चन है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक क्या था? कमल और रोटी या चपाती यहाँ लिखा रहता है। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक कमल और रोटी था। 1857 के संग्राम के नेतृत्व निम्नलिखित केंद्रों में सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया? यह है दिल्ली। ब्रिगेडियर जनरल जॉन निकलसन के नेतृत्व में 3 महीने की घेराबंदी के पश्चात 20 दिसंबर 1857 ईस्वी को अंग्रेज द्वारा दिल्ली की पुनः प्राप्ति कर ली गई तथा 21 सितंबर 1857 ईस्वी को दिल्ली पर ब्रिटिश कब्जे आधिपत्य की घोषणा कर दी गई। 16 नंबर क्वेश्चन है, 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगनाएं महारानी लक्ष्मीबाई की जन्म स्थली कहाँ है? यह है वाराणसी। रानी लक्ष्मीबाई मूल नाम मणिकर्णिका का जन्म 19 नवंबर 1835 ईस्वी को गोलघर में हुआ था, जो वर्तमान में वाराणसी में है। 1857 बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो यह है खान बहादुर खान। बरेली में रुहेलखंड के भूतपूर्व शासक के उत्तराधिकारी खान बहादुर ने 1857 के विद्रोह की रहनुमाई की। यद्यपि ब्रिटिश पेंशन पर गुजर बसर कर रहे खान बहादुर ने शुरू में इसमें कोई दिलचस्पी नहीं ली थी, किंतु विद्रोह की लहर फैलते ही उन्होंने खुद प्रशासन संभाल लिया और करीब 40,000 सैनिकों को संगठित कर अपनी मजबूत सेना बनाई और अंग्रेजों का कड़ा मुकाबला किया। मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय ने उन्हें वायसराय के पद पर नियुक्त किया था। इस पद पर अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों के साथ समानता का व्यवहार किया और एक सुयोग्य राजनीतिक के गुणों का प्रदर्शन किया। 18 नंबर क्वेश्चन है, 1857 में बरेली उत्तर प्रदेश में क्रांति का नेता कौन था? यह है खान बहादुर खान। 19 नंबर क्वेश्चन है, महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? ग्वालियर में। महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी के गोलघर में हुआ, जबकि इनकी मृत्यु ग्वालियर में हुई थी। ग्वालियर में ही महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थित है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो यह है ग्वालियर। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना किससे करना पड़ा? ये ह्यूरोज से। रानी लक्ष्मीबाई झांसी के अंतिम मराठा राजा गंगाधर राव की विधवा थी। जब किसी उत्तराधिकारी के अभाव में राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई तो डलहौजी ने व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत 1854 ईस्वी में झांसी का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया। झांसी में जून 1857 ईस्वी में रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में विद्रोह का श्री गणेश हुआ। झांसी के पतन के बाद रानी ग्वालियर की ओर प्रस्थान कर गई, जहां तात्या टोपे के साथ अंग्रेजों को कई युद्धों में पराजित करने के बाद अंततः अंग्रेज जनरल ह्यूरोज से लड़ते हुए 18 जून 1858 को वीरगति प्राप्त हो गई। रानी की मृत्यु पर ह्यूरोज ने कहा था, भारतीय विद्रोहियों में यहाँ सोई हुई औरत अकेली मर्द है। 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था? यह है बेगम ऑफ अवध यानी बेगम हजरत महल। लखनऊ अवध में विद्रोह का प्रारंभ 30 मई 1857 को हुआ। विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल बेगम ऑफ अवध ने किया। 23 नंबर क्वेश्चन है, वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था वह है बेगम हजरत महल। 24 नंबर क्वेश्चन है, लखनऊ में 1857 की स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? यह है हजरत महल। 25 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? यह है मौलवी लियाकत अली। इलाहाबाद में 1857 के संग्राम में विद्रोही की कमान मौलवी लियाकत अली ने संभाली। बाद में यहाँ के विद्रोह को
ब्रिगेडियर जनरल नील ने समाप्त किया था। 25 नंबर क्वेश्चन है, 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ थी? ये अवध से। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या अवध से थी। वास्तव में उस समय अवध में शायद ही कोई ऐसी परिवार होगा या रहा हो जिसका कोई सदस्य सेना में न रहा हो। केवल अवध से ही लगभग 75,000 सैनिक सेना में थे। 27 नंबर क्वेश्चन है, नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? तो यह है तात्या टोपे। कानपुर में 5 जून 1857 ईस्वी को नाना साहब को पेशवा मानकर स्वतंत्रता की घोषणा की गई। नाना साहब को सेनापति कमांडर इन चीफ तात्या टोपे से बहुत सहायता मिली थी। 28 नंबर क्वेश्चन है, अजीमुल्ला खां सलाहकार थे? तो नाना साहब के। अजीमुल्ला खां नाना साहब के सलाहकार थे। 29 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ निम्नलिखित में किसे उसके मित्र ने धोखा देकर तथा अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? यह है तात्या टोपे, मान सिंह जो धोखा दिया। तात्या टोपे 1814 ईस्वी को रामचंद्र पांडुरंग के नाम से भी जाना जाता है। वे 1857 के भारतीय विद्रोह के प्रमुख नेता थे। इनका जन्म महाराष्ट्र में योवाला गांव में हुआ था। वे अपने पिता पांडुरंग राव टोपे के साथ बिठूर आ गए, जहां वे पेशवा के दत्तक पुत्र नाना धोंदो पंत, इन्हें नाना साहब के नाम से भी जाना जाता है, और महाराजा माधव सिंह जी के मित्र बन गए। 1851 ईस्वी में डलहौजी ने नाना साहब को उनके पिता के पेंशन से वंचित कर दिया। तात्या टोपे पहले से ही ब्रिटिशरों को अपना शत्रु मान चुके थे। दोनों मिलकर कानपुर में ईस्ट इंडिया कंपनी की सैन्य टुकड़ी को पराजित कर नाना साहब के आधिपत्य को स्थापित किया और तात्या स्वयं सेना के कमांडर इन चीफ बन गए। नाना साहब से अलग होने के बाद तात्या टोपे अपना मुख्यालय कालपी ले गए और रानी लक्ष्मीबाई से हाथ मिलाया। दोनों ने मिलकर बुंदेलखंड क्षेत्र में विद्रोह का नेतृत्व किया। जनरल ह्यूरोज ने ग्वालियर के उस ऐतिहासिक युद्ध में उन्हें हराया, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त हुई। ग्वालियर खो देने के पश्चात तात्या टोपे ने सागर एवं नर्मदा क्षेत्र तथा खानदेश एवं राजस्थान क्षेत्र में सफलतापूर्वक गुरिल्ला युद्ध का संचालन किया। 1 वर्ष तक अंग्रेज सेनाएं उन्हें पकड़ने में नाकाम रही। अंततः उनके एक विश्वसनीय मित्र मान सिंह ने उन्हें धोखा देकर उस समय पकड़वा दिया जब वे पारो के जंगल फॉरेस्ट ऑफ पारोन में अपने कैंप में शयन कर रहे थे। यहाँ उन्हें पकड़कर शिवपुरी लाया और सैनिक अदालत में 18 अप्रैल 1859 को फांसी दे दी गई। 30 नंबर क्वेश्चन है, 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तात्या टोपे। 31 नंबर क्वेश्चन है, कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे, वह निम्नलिखित में से किससे संबंध थे? यह बिहार से। 1857 में जगदीशपुर में विद्रोह की अगुवाई करने वाले कुंवर सिंह बिहार के शाहाबाद क्षेत्र के जगदीशपुर, वर्तमान भोजपुर जिले में स्थित से संबंधित थे। प्रकृति ने उन्हें अदम्य शौर्य, वीरता और सेना नायक के आदर्श गुणों से मंडित किया था। इसी कारण उन्हें सही रूप में विद्रोह के दौरान बिहार का सिंह माना जाता है। उन्हें शाहाबाद एवं आरा क्षेत्र में अंग्रेजों की सत्ता का तख्ता पलट दिया और अपनी सरकार स्थापित की। वह कानपुर पर संयुक्त आक्रमण के लिए नाना साहब की मदद हेतु कालपी की ओर आगे बढ़े। वह विद्रोह की मशाल को रोहतास, मिर्जापुर, रीवा, बांदा और लखनऊ तक ले गए, जहां उनका अत्यंत सम्मानपूर्वक स्वागत किया गया। अपनी अंतिम सफलता के रूप में उन्होंने अपने गृह नगर जगदीशपुर के निकट अंग्रेजों को बुरी तरह पराजित किया। इसी युद्ध के दौरान कुंवर सिंह बुरी तरह घायल हो गए और 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद उनके भाई अमर सिंह ने दिसंबर 1858 ईस्वी तक अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा। अंततः बिहार के विद्रोह को पटना डिवीजन कमिश्नरी के कमिश्नर विलियम टेलर और बंगाल गोलदांज फौज के मेजर बिसेंट आयर द्वारा दबा दिया गया। 32 नंबर क्वेश्चन है, इस ईस्वी पूर्व 1857 के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित है? यह है जगदीशपुर। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए? यह आरा। 1857 की क्रांति के दौरान भारत में क्रांतिकारियों का नेता कौन था? यह है बाबू कुंवर सिंह। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो यह है कुंवर सिंह। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? ये बिहार प्रांत से। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? कुंवर सिंह।
बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो यह है कुंवर सिंह। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की? तो यह है ग्वालियर के सिंधिया। 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष में ग्वालियर के सिंधिया राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की। यूरोपीय इतिहासकारों ने ग्वालियर के मंत्री सर दिनकर राव और हैदराबाद के मंत्री सलारगंज की राजभक्ति की बहुत सराहना की। संकट के समय केनिंग ने कहा था, यदि सिंधिया भी विद्रोह में सम्मिलित हो जाए तो मुझे कल की बिस्तर गोल करना होगा, यानी कल ही भागना पड़ेगा। 55 नंबर क्वेश्चन है, भारत में शिक्षित मध्य वर्ग ने 1857 के विद्रोह से तटस्थता बनाए रखी। 1857 के विद्रोह में शिक्षित वर्ग ने कोई रुचि नहीं ली, जो इस महासमर की असफलता का प्रमुख कारणों में से एक है। विद्रोही जिस प्रकार अंधविश्वासों का उपयोग करते या प्रगतिशील सामाजिक उपायों का विरोध करते थे, उससे शिक्षित भारतीय उनसे बिदक कर दूर हो गए। शिक्षित भारतीय देश का पिछड़ापन दूर करना चाहते थे। उनके मन में यह गलत विश्वास भरा था कि अंग्रेज आधुनिकीकरण का यह काम पूरा करने में उनकी सहायता करेंगे, जबकि जमींदारों, पुराने शासकों और सरदारों तथा दूसरे सामंती तत्वों के नेतृत्व में लड़ने वाले विद्रोही देश को पीछे ले जाएंगे। कुछ समय बाद ही शिक्षित भारतीयों ने अपने अनुभवों से जाना कि विदेशी शासन देश का आधुनिकीकरण करने में न सिर्फ असमर्थ साबित हुआ, बल्कि उसने उसे गरीब और पिछड़ा बनाए रखा। इस मामले 1857 के क्रांति अधिक दूरदर्शी सिद्ध हुए। 56 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह से भाग नहीं लिया? यह है साहूकार और जमींदार। 1857 की क्रांति 1857 का विद्रोह बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था और उससे जनता का व्यापक समर्थन प्राप्त था। फिर भी पूरे देश को या भारतीय समाज के सभी अंगों तथा वर्गों को यह अपनी लपेट में नहीं ले सका। यह दक्षिणी भारत तथा पूर्वी और पश्चिमी भारत के अधिकांश भागों में नहीं फैल सका। भारतीय रजवाड़ों के अधिकांश शासक तथा बड़े जमींदार पक्के स्वार्थी तथा अंग्रेजों की शक्ति से भयभीत थे और वे विद्रोह में शामिल नहीं हुए। ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निजाम, जोधपुर के राजा, भोपाल के नवाब, पटियाला के नाभा और जिंद के सिख शासक एवं पंजाब के दूसरे सिख सरदार, कश्मीर के महाराजा तथा दूसरे अनेक सरदार और बड़े जमींदारों ने विद्रोह के कुचलने में अंग्रेजों की सक्रिय सहायता की। गवर्नर जनरल केनिंग बाद में टिप्पणी की थी, इन शासकों तथा सरदारों ने तूफान के आगे बांध यानी तरंगरोधक की काम किया है, वरना यह तूफान एक लहर में हमें बहा ले जाता। उच्च तथा मध्यम वर्गों के अधिकांश लोग विद्रोहियों के आलोचक थे। विद्रोह में शामिल अवध के बहुत से तालुकदारों, बड़े जमींदारों ने अंग्रेजों से यह आश्वासन पाकर कि उनकी जागीरें वापस दे दी जाएगी, विद्रोह से किनारा कर लिया। ग्रामीण जनता के हमलों का निशाना सूदखोर और साहूकार थे, इसलिए वे स्वाभाविक तौर पर विद्रोह के शत्रु हो गए थे। आधुनिक शिक्षा प्राप्त भारतीयों ने भी विद्रोह का साथ नहीं दिया। शिक्षित भारतीय देश का पिछड़ापन समाप्त करना चाहते थे। उनके मन में यह गलत विश्वास भरा था कि अंग्रेज आधुनिकीकरण के ये काम पूरा करने में उनकी सहायता करेंगे। 57 नंबर क्वेश्चन है, इनमें किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की? यह है हैदराबाद का निजाम। उपयुक्त विकल्प में हैदराबाद के निजाम ने कभी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह नहीं किया। विजयनगरम के राजा ने 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कंपनी शासन के विरुद्ध विद्रोह किया। तमिलनाडु के कोलीगारों द्वारा कई बार विद्रोह किया गया, तो त्रावणकोर के दीवान वेलुथम्पी द्वारा 1809 ईस्वी में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया गया। अब अगला क्वेश्चन 58 नंबर है, निम्न में कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? यह है चित्तौड़। 1857 के विद्रोह से चित्तौड़ प्रभावित नहीं था, जबकि झांसी, जगदीशपुर और लखनऊ इस विद्रोह के केंद्र थे। इन केंद्रों की अगुवाई क्रमशः रानी लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह एवं बेगम हजरत महल ने की। 59 नंबर क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? तो यह है केवल 5, यानी कि मुंगेर, आरा में हुआ, दानापुर में हुआ, पटना में हुआ, मुजफ्फरपुर में हुआ। 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में आरा, दानापुर, गया, पटना, मुजफ्फरपुर तथा शाहाबाद विद्रोह के प्रमुख केंद्र थे, जबकि मुंगेर इस क्षेत्र विद्रोह से अप्रभावित रहा था। 60 नंबर है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। 1 मिनट, इसमें है सूची 1 को सूची 2, तो देख लीजिए। बख्त खां दिल्ली से, मौलवी अहमदुल्ला अवध से, कुंवर सिंह आरा से, नाना साहब कानपुर से।
अगला क्वेश्चन है, वो कहाँ से कौन बिलोंग करता है? कुंवर सिंह जगदीशपुर से, हजरत महल लखनऊ से, खान बहादुर बरेली से, अहमदुल्ला फैजाबाद से। 62 नंबर क्वेश्चन है, फिर मिलान करने वाला है, ये देख लीजिए आप। 1857 के विद्रोह में झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, लखनऊ में बेगम हजरत महल, कानपुर एवं फतेहपुर में अजीमुल्ला खां तथा फैजाबाद में अयोध्या में मौलवी अहमदुल्ला शाह ने नेतृत्व किया। अब इसमें देखिए, मौलवी लियाकत अली का जन्म 1817 ईस्वी में तत्कालीन इलाहाबाद के चैल परगना के महगांव में हुआ था। इन्होंने 1857 के विद्रोह का तत्कालीन इलाहाबाद में विद्रोहियों का नेतृत्व किया था। अंततः इनका संबंध लखनऊ से नहीं था। 64 नंबर है, इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? तो उपयुक्त में से एक से अधिक। ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा धार्मिक कारणों के फलस्वरूप 1857 का विद्रोह प्रारंभ हुआ। लखनऊ में इस विद्रोह का प्रारंभ 30 मई 1857 में हुआ। यहाँ पर इस विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया। कानपुर में इस विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब के द्वारा तथा फैजाबाद अयोध्या में इस विद्रोह का नेतृत्व मौलवी अहमदुल्लाह ने किया। जबकि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल बादशाह की पत्नी बेगम जीनत महल ने अप्रत्यक्ष रूप से इस विद्रोह में भाग लिया था। इस प्रकार दिए गए प्रश्न के सभी विकल्प में सबसे उचित उत्तर विकल्प ई होगा। 65 नंबर क्वेश्चन है, क्रांतिकारियों का नाम और स्थान। ये देखिए, नाना साहब जो था कानपुर से था, नवाब हामिद अली खान दिल्ली, मौलवी अहमदुल्ला लखनऊ, मौलवी अहमदुल्ला शाह मनीराम दत्त असम। लखनऊ में मौलवी अहमदुल्ला शाह ने बेगम हजरत महल को सहयोग प्रदान किया था इसीलिए। 66 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन एक 1857 का विद्रोह का स्थान विद्रोह का आरंभ सही सुमिलित नहीं है? तो बी, झांसी में 11 मई नहीं, झांसी में विद्रोह हुआ था जून 1857, लखनऊ में 30 मई से 4 जून 1857, मेरठ में 10 मई 1857, बैरकपुर में 29 मार्च 1857 शुरुआत हुआ यहीं से। कई संदर्भ पुस्तक और आधिकारिक वेबसाइटों पर लखनऊ में 1857 के विद्रोह के प्रारंभ की तिथि 4 जून 1857 दी गई है, जबकि एनसीईआरटी की कक्षा 12 के पुस्तक में लखनऊ में इस विद्रोह के प्रारंभ की तिथि 30 मई दी गई है, 30 मई 1857। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपनी उत्तर कुंजी में विकल्प बी को सही उत्तर माना है। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ये लॉर्ड कैनिंग था, लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग 1856 से 62 ईस्वी तक रहा था। लॉर्ड कैनिंग भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का पहला वायसराय था। 68 नंबर क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो यह है लॉर्ड कैनिंग। 1869 नंबर क्वेश्चन, 1857 भारत का गवर्नर जनरल कैनिंग। 70 नंबर क्वेश्चन है, सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो यह है लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? तो हेड से 71 नंबर के बाद 72 नंबर क्वेश्चन। पहले 71 देखिए, मार्च 1857 34 बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही मंगल पांडे के विद्रोह के समय बैरकपुर में लेफ्टिनेंट जनरल सर जॉन बेनेट हेड से कमांडिंग ऑफिसर थे। 72 नंबर क्वेश्चन है, 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? यह लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय 1857 के विद्रोह के समय तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद या बनी वर्तमान प्रयागराज को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। 73 नंबर क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? ये लॉर्ड पामस्टन थे। जिस समय भारत में 1857 की क्रांति हुई, ब्रिटेन में विस्काउंट पामस्टन हेनरी जॉन टेम्पल तृतीय विस्काउंट पामस्टन ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। उसका कार्यकाल 1855 से 1858 तथा 1859 से 1865 ईस्वी तक था। 74 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका नाम 1857 के विद्रोह से नहीं जुड़ा? ये उपयुक्त सभी लेफ्टिनेंट कर्नल गिब्स, कर्नल सेंट लेंगर, कर्नल बेलेस। 75 नंबर क्वेश्चन है, 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? तो ये है किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण। 1857 के विद्रोह की असफलता का मुख्य कारण
किसी सामान्य योजना, केंद्रीय संगठन की कमी, विद्रोहियों के नेताओं में कोई संगठन का भावना देखने में नहीं आई। 82 वर्षीय मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर कमजोर था। उसके द्वारा विभिन्न सरदार को आह्वान करना काफी नहीं था। साथ ही विद्रोहियों ने वीरता तो दिखाई और सरकार का विनाश करने पर वे तुले हुए भी प्रतीत होते थे, किंतु ऐसा करने के लिए उनके पास किसी सुनियोजित कार्यक्रम का पूर्ण अभाव था। उनमें अनुशासन की कमी थी। कभी-कभी वे दंगाई जैसे करने लगे। विदेशी शासन के प्रति एक साझ ही थी। घृणा को छोड़कर कोई संबंध सूत्र नेताओं के बीच नहीं था। पता किसी क्षेत्र विशेष से ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंकने के बाद उन्हें पता भी नहीं था होता था कि उसकी जगह किस प्रकार की राजनीतिक सत्ता या संस्था स्थापित की जाए। उसके पास एक भविष्योन्मुख कार्यक्रम, सुसंगत विचारधारा, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य या भावी समाज अर्थव्यवस्था के प्रति एक स्पष्ट दृष्टिकोण का अभाव था। 76 नंबर क्वेश्चन है, 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ क्योंकि भारतीय सिपाहियों का उद्देश्य एकता की कमी रहा है। भारतीय सिपाहियों ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया। ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सज्जित तथा संगठित थे। विद्रोह के समय भारतीयों में एकता के अभाव के चाहे जो भी कारण रहा हो, किंतु विद्रोह के लिए यह घातक सिद्ध हुआ। विद्रोहियों के लक्ष्य को पक्का धक्का पहुंचाने की अकेली कमजोरी नहीं थी। भारतीय सिपाही बहादुर तथा स्वार्थ रहित तो थे, मगर उनमें अनुशासन और एकता का अभाव था। बम्बई और मद्रास की सेनाएं राजभक्त रही। अवध और रोहेलखंड के तथा अन्य उत्तरी भारत के सामंतवादी तत्वों ने विद्रोह का नेतृत्व किया, किंतु दूसरी ओर अन्य सामंतवादी तत्वों ने, जैसे पटियाला, जिंद, ग्वालियर और हैदराबाद के राजाओं ने इस विद्रोह के दमन में सहायता की। यूरोपीय इतिहासकारों ने ग्वालियर के मंत्री सर दिनकर और हैदराबाद के मंत्री सलारगंज के राजभक्ति की सराहना की। रणनीति और रणकौशल की दृष्टि से भी अंग्रेजी सेना भारतीय विद्रोह से बहुत आगे थी। वे भारतीय सिपाही की तुलना में अधिक सुसज्जित था। 1857 के विद्रोह की असफलता के उपयुक्त सभी कारण थे। 77 नंबर क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह की विफलता के निम्नलिखित में कौन से कारण थे? तो यह है सभी भी अंग्रेजों के सैन्य श्रेष्ठ, विद्रोहियों के पास कोई एक विचारधारा नहीं, समाज के सभी वर्गों के समर्थन का अभाव। 1857 के विद्रोह की सफलता का मुख्य कारण किसी सामान्य योजना एवं केंद्र संगठन की कमी। विद्रोहियों के नेताओं में कोई संगठन की भावना देखने में नहीं आई। 82 वर्षीय कमजोर था, इसके द्वारा विभिन्न सरदार को आह्वान। अच्छा, ये क्वेश्चन देख लिए। अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह दबाने में सफल रहे क्योंकि स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया। 79 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किन सम्राटों ने ब्रिटिश अधिकारियों लखनऊ में अपना जीवन खोया था? तो ये है 2, 3 और 4, जनरल नील, जनरल मेजर हेवलॉक और सर हेनरी लॉरेंस। 14 सितंबर 1857 को अंग्रेजों द्वारा दिल्ली पर अधिकार करने के क्रम में ब्रिगेडियर जनरल जॉन विल्सन घायल हुए और 23 सितंबर 1857 को उसकी मृत्यु हुई थी। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का अंग्रेज रेजिडेंसी की रक्षा करते हुए सर हेनरी मॉन्टगमरी लॉरेंस, जनरल हेनरी हेवलॉक तथा ब्रिगेडियर जनरल नील की मृत्यु हुई थी। 80 नंबर क्वेश्चन है, 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। ये और दोनों सत्य है। यह एक सही स्पष्टीकरण है। बिल्कुल, बहादुर शाह जफर ने नेतृत्व को जनसहयोग नहीं मिला तथा अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने में कतरा रहे थे। बिल्कुल। 81 नंबर है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह के एक संयंत्र की संज्ञा दी? ये है सर जेम्स ऑटरम एंड डब्ल्यू टेलर। सर जेम्स ऑटरम एंड डब्ल्यू टेलर ने 1857 के विद्रोह के हिंदू मुस्लिम संयंत्र का परिणाम बताया। ऑटरम का विचार था कि यह मुस्लिम संयंत्र था जिसमें हिंदू शिकायतों का लाभ उठाया गया। जॉन लॉरेंस और सिले के अनुसार यह केवल सैनिक विद्रोह था। जॉन सिले के अनुसार 1857 का विद्रोह एक पूर्णतया देशभक्ति रहित और स्वार्थी सैनिक विद्रोह था जिसमें न कोई स्थानीय नेतृत्व ही था और न ही इसे सर्वसाधारण समर्थन प्राप्त था। उसके अनुसार यह एक संस्थापित सरकार के विरुद्ध भारतीय सेना का विद्रोह था। टी.आर. होम्स के अनुसार यह बर्बरता और सभ्यता के बीच का युद्ध था। आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 विद्रोह की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, यह है पी.डी. सावरकर। पी.डी. सावरकर ने अपनी पहली पुस्तक द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के विद्रोह को सुनहरी स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी। उन्होंने इसे स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा। 83 नंबर है, 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने दिया? तो बी.डी. सावरकर ने। 1884 नंबर, 1857 के विद्रोह को किसने द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया? यह बी.डी. सावरकर। 1857 का विद्रोह किसके द्वारा पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया है? बी.डी. सावरकर। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार थे, यह एस एन सेन, जिनकी पुस्तक है 1857 1957 में प्रकाशित हुई। भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? सैयद अहमद खां।
सर सैयद अहमद खान द्वारा लिखित पुस्तक असबाब ए बगावत ए हिंद में वर्ष 1859 में प्रकाशित हुई, जिससे 1857 के विद्रोह के कारणों का चर्चा की गई। 88 नंबर क्वेश्चन है, तथाकथित प्रथम स्वतंत्र राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह कथन है आरसी मजूमदार का। आरसी मजूमदार ने अपनी पुस्तक द एस्पायर म्यूटिनी एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 को स्वतंत्र रूप से वर्ष 1957 में प्रकाशित किया। मजूमदार ने ही 1857 के विद्रोह को तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह आरसी मजूमदार ने 1857 क्रांति को क्रांति नहीं माना था। किसने लिखा था, इस निर्णय से इनकार करना कठिन है कि तथाकथित 1857 का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम था, न राष्ट्रीय था और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह है आरसी मजूमदार। किस भारतीय प्रख्यात इतिहासकार ने 1857 की ईस्वी को क्रांति नहीं माना था? यह है आरसी मजूमदार। 91 है, 91वां क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी के मध्य में भारतीय राष्ट्रवाद भून्यावस्था में थी। इस तथ्य को मानने वाले इतिहासकार हैं डॉक्टर आरसी मजूमदार और एस.एन. सेन। 92 नंबर क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के बारे में निम्नलिखित में कौन सी एक असाधारण अवधारणा सही है? यह कि इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृतप्राय बना दिया। 1857 की क्रांति के परिणाम स्वरूप भारतीय शासन की बागडोर कंपनी से हाथ निकलकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चली गई तथा इस शासन प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन किया गया। 1857 की प्रश्नगत विकल्प अवधारणा सी सही है। अब क्वेश्चन देखते हैं 93। महारानी विक्टोरिया भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के निमंत्रण में लेने की घोषणा 1 नवंबर 1858 में किया। 1857 की क्रांति के दमन के पश्चात 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की। इस घोषणा के बाद भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर भारत को सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया, जिसके तहत एक भारत मंत्री, भारत का राज सचिव तथा 15 सदस्यों वाली इंडियन काउंसिल की स्थापना की गई। तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग को ही भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया।